जो जैसी संगत मिले, जो जैसी संगत मिले, जो जैसी संगत मिले, जो जैसी संगत मिले, सो तैसो फल खाए, सो तैसो फल खाए, जो जैसी संगत मिले, जो जैसी संगत मिले, सो तैसो फल खाए, सो तैसो फल खाए, जो जैसी संगत मिले, जो जैसी संगत। कबीर मन पंखी भयो, कबीर मन पंखी भयो, उड़ उड़ दे दिश जाए, उड़ उड़ दे दिश जाए, कबीर मन पंखी, कबीर मन पंखी, उड़ उड़ दे दिश जाए, उड़ उड़ दे दिश जाए, उड़ उड़ दे दिश जाए, जो जैसी संगत मिले, जो जैसी संगत, सो तैसो फल खाए, सो तैसो फल खाए, जो जैसी संगत, जो जैसी संगत। कबीर मन पंखी भयो, कबीर मन कबीर मन पंखी, उड़ उड़ दे दिश जाए, उड़ उड़ सो तैसो फल खाए,
सूत सो जो जैसी संगत मिले, जो जैसी संगत मिले, संगत मिले। फरीदा कंध कुहाड़ा सिर कड़ा, कंध कुहाड़ा सिर कड़ा। कंध कुहाड़ा सिर कड़ा, कंध कुहाड़ा। वण कैसर लोहार, वण कैसर लोहार। हो लोड़ी सो अपना, हो लोड़ी सो आप। फरीदा हो लोड़ी सो आप। तू लोड़े अंगियार, तू लोड़े अंगियार, तू लोड़े अंगियार। जो जैसी संगत मिले, सूत सो फल खाए, सूत सो फल खाए। जो जैसी संगत मिले, संगत मिले। कबीर मन पंखी भयो, उड उड दे दिश जाए। जो जैसी संगत मिले, सूते सो फल खाए। प्यारे साथियों, हमने कबीर जी का एक श्लोक गायन किया, हमारे टॉपिक का वो बेस बन गया। हमको जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं, जो फल हमको मिलता है, वो हम जैसी मन करके संगत करते हैं, अकॉर्डिंगली जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। सिंपल कबीर जी के श्लोक के मीनिंग। और मन खाता कैसे है? कबीर मन पंखी पयो, मेरा मन पंखी पंछी बर्ड बन गया। मेरा मन पंछी बन गया। आपने सोचना है मरने के बाद के अभी। ऊंचा बोलेंगे, मरने के बाद या अभी? अभी। तो हम तो हजारों सालों से सुन रहे थे, जब मैं भूपिंदर सिंह मर जाऊंगा, मरने के बाद पंछी बनूंगा।
हम तो सुनते थे मरने के बाद हम कुत्ता बिल्ली बनेंगे। कबीर जी बात कुछ और कर रहे हैं, हमको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। कह रहे हैं कबीर मन पंखी पयो, मेरा मन पंछी बन गया है। पास्ट टेंस में बात नहीं चल रही, पिछले जन्म में पंछी था इसकी बात भी नहीं चल रही। पयो जैसे बोलते हैं ना, सैया भय कोतवाल, भय मतलब हो गए, मेरे सैया मेरे पति देव कोतवाल बन गए हैं। गुजराल जी ऐसे ही है ना, सैया भय कोतवाल, भय का मतलब क्या होता है, हो गए। हो गए प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल की बात चल रही है। कबीर जी बोलते हैं मन पंखी पयो, उड़ उड़ दह दिश जाए। दह दिश क्या होता है, 10 दिशा। 10 दिशा कौन सी होती हैं, मेरे शरीर के ये जो अंग हैं, आँख नाक कान, इस तरीके से ये सारे जितने मेरे शरीर के छेद हैं ना, ये दिशा है। आँखों से मन बाहर चला जाता है। ज़बान से जब किसी की निंदा करता है या किसी को गाली निकालता है या किसी को क्रोध करता है, मन बाहर चला जाता है। कानों से निंदा सुनता है, मन बाहर चला जाता है। कानों से गंदे लच्चर गीत सुनता है, मन बाहर चला जाता है। टीवी पे मीडिया पे गलत चीज़ें गंदी चीज़ें देखता है, मन आँखों से बाहर चला गया। ऐसे कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दह दिस जाए। कबीर जी सारी दुनिया को एक बात बता रहे हैं, जो जैसी संगत मिले, मेरा मन पंछी बन के बाहर जाके एक चोगा चुगने लगा है। कौन सा, संगत का। कौन सा, कंपनी का। कौन सा, जिस संगत में जाके बैठेगा। कौन, मेरा मन। इसका मतलब एक और निकल के आया कि संगत हमारा शरीर नहीं करता, संगत मेरा मन करता है। अगर मेरा बच्चा बोलता है पापा मैंने भी शराब पीनी है, तो मन ने संगत की शराबियों की, मन ने, और शरीर शराब मांगने लगा। जो जैसी संगत मिले। अगर मेरा बेटा गाली निकालता है तो इसके मन ने गाली निकालने वालों की संगत की है, मन करके। बात चल रही है मन की। बचपन से हमारा मन कोई ना कोई संगत कंपनी करता जाता है और अकॉर्डिंगली वैसा हमारा तन, हमारा किरदार बनता जाता है। आपको एक सवाल पैदा होगा, एक बच्चा बचपन में बहुत शरीफ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता, भगवान का नाम लेता, बड़ा शरीफ, बड़ा होके बदमाश बन गया। जी एक बच्चा बचपन में बहुत शरारती था, बहुत शरारती था, बड़ा होके शरीफ हो गया। ये क्या हुआ? आमतौर पर दुनिया इसको बोलती है ये तो पिछले जन्म के कर्मों का है, लेकिन अभी इस बात को आप लोगों ने इनवैलिड कर दिया। मन पंछी अभी बना है, इसका मतलब मन ने ये वाला काम अभी इसी जन्म में किया है। बहुत बारीक सा है, ऐसे शिफ्ट हो जाना, एपिफनी, पैराडिम शिफ्ट, एकदम 180 डिग्री शिफ्ट हो गया। क्या? हम तो सोच रहे थे पिछले जन्म का, हम तो सोच रहे थे अगले जन्म का। यहाँ पर कबीर जी बता रहे हैं तू इस जन्म में तेरा मन इस शरीर से बाहर निकलता है
और जैसी संगत करता है। अगर मुझे याद है, स्त्रियां बहुत लंबा, ज़मीन तक लंबा सूट पहनती थी, और शायद उसको ए लाइन का सूट बोलते थे। करेक्ट मी, ए लाइन वाला सूट बोलते थे ना, ए लाइन वाला सूट पहनते थे। अचानक पता लगा वो घुटने तक की कमीज़ रह गई। क्या हुआ? पढ़ाना पड़ा रोज़, गुरुद्वारे आया करो, हमने तुमको बताना है कि आजकल कौन से सूट चल रहे हैं। ये तो नहीं बताया आप पे ही। पता क्या हुआ? मन ने संगत की, सारे बाजार में ए लाइन के सूट कट के छोटे हो गए। मन संगत करता है, तन वैसे करने लगता है। मेरे बच्चे ने टीवी पर, मीडिया पर फैशन देखा। अगर उसके मन ने संगत की है, शर्त यही रहेगी, कबीर साहब वाली बात, कबीर मन पंखी पे हो, उड़ उड़ दैसी तह दिस जाए, जो जैसी संगत मिला है। अगर मेरे बच्चे ने मन करके वो वाली संगत की है तो बच्चा बोलेगा मेरे को वो अश्लील कपड़े चाहिए, मम्मी शॉपिंग करने के लिए चलो। स्कूल कॉलेज में अगर वो पहन के सादे कपड़े, कवर्ड कपड़े, ढके हुए कपड़े पहन के जाएगा बच्चा, तो बाकी बच्चों ने अगर मन की गलत तरीके से संगत की हुई है तो उसको बोलेंगे ये तो बहन जी बन गई है, ये तो ज्ञानी जी बन गई है, ये तो शरीफ हो गई है। बाकी बच्चे उसको बुली करेंगे। अगर उसके मन ने संगत अच्छी की हुई है तो मन उसका बोलेगा तुम जितना मर्जी बोलो, मैं ये अश्लील कपड़े नहीं पहनूंगी। मेरे मम्मी पापा शरीफ लोग हैं, मन ने संगत की और अच्छी वाली संगत की। टीवी पे गलत कपड़े देखने के बावजूद भी गलत काम नहीं किया। लेकिन अगर कोई किसी बंदे के पास वो नहीं गई, मेरी बच्ची कोई लोगों के बीच में नहीं गई, पर उसने वो अश्लील कपड़ों के डिज़ाइन, डांस और एल्बम्स और मॉडल्स को देखा, देखने के बाद अगर वो कहे मेरे को ऐसे वाले अश्लील कपड़े चाहिए, तो अपने आप लॉजिक पूरा हो गया कि इसने बैड कंपनी की है। ऑफिस में या घर में बेटे की पिताजी से बनती नहीं है, उसने मन करके बैड कंपनी की है। अबे ये बाप से ना जल्दी से जल्दी छूट जाना चाहिए, चाबियां जल्दी से जल्दी ले जानी चाहिए ऑफिस की बस उसका एक ही तरीका है, बाप से बात मत करो, बाप से लड़ो, घर में भी बात ही मत करो, बात बात में अपने पिताजी की बात को काट दो, घर में भी ऑफिस में भी दूसरों के सामने उसकी बात को काट के डिसरिस्पेक्टफुल ढंग से बात करो, अपनी इज्जत बुढ़ा अपने आप बचाएगा। ऐसे बोलते हैं नौजवान आपस में, ऐसे बात करते हैं ना, मानो उसने कुसंगत कर ली। कबीर मन पंखी पे हो, इसको तू नहीं रोक सकता कि मन पंछी बन के बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ये पिंजरे में से बाहर। जैसे ही मन बाहर निकलता है, हम अपने अंदर वाले गॉड, खुदा, वाहिगुरु, अल्लाह से टूट जाते हैं, क्योंकि वो अंदर रहता है, बाहर तो रहता नहीं है। अंदर वाले भगवान से टूट गए, अब जीवन में गिरावट आएगी। इसको बोलते हैं कुसंगत करना। गुजराल जी, हम फैमिली रिलेशंस को धर्म की सपोर्ट से फिक्सअप कैसे करते हैं, इसलिए हमारे प्रोग्राम का नाम है लिविंग ट्रेजर।
इसलिए हमारे प्रोग्राम का नाम है जीवन जांच का खजाना। इसलिए हमारा प्रोग्राम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, गोरा, काला, स्त्री, मर्द सब के लिए इक्वली एप्लीकेबल होता है। अब अगर मैं पति हूँ, मैंने देखा मेरे पिताजी मेरी मम्मी को ऊंचा बोल के, गुस्से से बोल के, उसके मायके वालों को बुरा भला बोल के अपना काम करवाते हैं। वो डर के रहती है। मेरे को ये तरीका अच्छा लगा। अगर मेरे मन ने पापा जी की इस आदत की कंपनी की है तो मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा मिसबिहेव करूँगा। मेरी पत्नी मेरे सामने डर के नहीं बोलेगी, पर लोगों के साथ बोलेगी, मेरी मंदी किस्मत, मेरी इनके साथ शादी होगी है, ये मैं ही हूँ जो इनके साथ काटती हूँ। ऐसे बोलती है कि नहीं बोलती है? ऊंचा बोलो से यस और नो। हम पता क्या बोल रहे होते हैं? ये पिछले जन्म की किस्मत के कर्मों के भागों के लिखे हुए मत्थे भाग हैं। कितने हम इग्नोरेंट हैं, कितने हम शरारती हैं। करतूत मेरे मन ने आज की बैड कंपनी की, और उस बैड कंपनी की प्रैक्टिस कर करके आज उस प्रैक्टिस का सारा नज़ला मेरी पत्नी पर निकलेगा। या अगर कोई स्त्री बचपन में देखती है कि मम्मी पापा के सामने ऊंचा ऊंचा बोलती है, पापा दुम दबा के चले जाते हैं, या पापा उसकी इज्जत बचाने के लिए उसको जवाब नहीं देते हैं, मम्मी को ये आदत पड़ जाती है। अगर वो लड़की अपनी माँ को ऐसे जोरू का गुलाम बना के, अपनी सास को सप्रेस करके, पति को सप्रेस करके, ननद को सप्रेस करके सारे घर को ऐसे राज चलाती है, तो लड़की को ये बात पसंद आई तो लड़की अपने ससुराल में जाके ऐसे मिसबिहेव करती है। हमने इसका नाम रख लिया किस्मत, हमने इसका नाम रख लिया पूर्वले जन्म के कर्म। अब आप सारे मेरे साथ एक एक्सरसाइज करो। पहले आप मेरे साथ यस बोल दो ताकि हम एक बात को आगे चलाएंगे। हम मान के चल रहे हैं जी, सब कुछ जो कुछ होता है पिछले जन्म के कर्मों के भागों के कारण होता है। से यस, मेरे साथ यस बोल दो। जो कुछ यहाँ पर होता है पिछले जन्म के कर्मों के भागों के मत्थे लिखे हुए भागों के कारण होता है। अब मैं अपनी पत्नी के साथ रिक्शा या टैक्सी में या पैदल बाज़ार से जा रहा हूँ। मेरी पत्नी ने सोने की चेन पहनी हुई है, मेरी पत्नी ने हाथ में पर्स पकड़ा हुआ है, और सामने से एक बंदा आया, मेरी पत्नी की चेन छीन ली, ऐसे करके चेन छीन ली और पर्स भी छीन लिया। हम क्या मान के चल रहे हैं? यहाँ पर जो कुछ होता है पिछले जन्म के लिखे हुए मत्थे भागों के कारण होता है। मुझे पता क्या करना चाहिए? इस बात को मानना चाहिए, इस फिलॉसफी को लेके उस चोर के पैरों पे पड़ जाना चाहिए। शुक्र है आपने पिछले जन्म के मेरे मत्थे लिखे भागों के कर्म मुझको याद कराए। पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी का मैंने पर्स छीना होगा, ले जाओ ले जाओ, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझको भगवान जी के सिस्टम की एक बात याद कराई कि पिछले जन्म के कर्मों के मत्थे लिखे भाग। क्या हम ऐसे करते हैं? ऊंचा बोलो, से यस और नो। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं, ये वाली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम उसको पकड़ते हैं, हम उसको पुलिस के पास ले जाते हैं, हम उसके ऊपर केस करते हैं, हम FIR लॉन्च कराते हैं, वकील करते हैं, पूरा केस लड़ते हैं, उसको सज़ा दिलवाते हैं, अपना पर्स और चेन वापस लेना चाहते हैं। अगर हम उस टाइम ये बात नहीं करते तो बात बात पे जहाँ कहीं भी गलत मलत हो रहा है अपने सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? जो ईमानदार इंसान है ना चंदानी जी, जो ईमानदार इंसान है ना, वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। दद्दा दोष ना देऊ किससे, दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए आवर्जना। तो हमको ना किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना, मुझे मेरी गलती के कारण ढूंढने चाहिए।
वेरी सिंपल। अगर मुझे मेरी कंपनी के कारण ढूंढने चाहिए तो कबीर जी मुझे ये बात सोचने पर मजबूर करें हैं, कबीर मन पंखी पे उड़ उड़ दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। हम वैसे वाला फल वैसा भुगतते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कबीर जी कह रहे हैं। मुझको कबीर जी के साथ सहमत होना पड़ रहा है, क्योंकि कबीर जी की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, तो सारी वाणी को हम गुरु मानते हैं, इसलिए मैं उसको मत्था टेकता हूँ और उसके इस कीमती यूनिवर्सल ट्रुथ असूल को मान के चलता हूँ। मेरे को इस बात पर ज़्यादा विश्वास है कि वाणी में जो लिखा है वो सच लिखा है। कबीर मन पंखी पे उड़ उड़ दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। अगर हम शराब की पार्टियां करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बच्चों को भी ये आदत पड़ती जाएगी। अगर हम शराब और डांस की पार्टियां अटेंड करेंगे तो हो सकता है मेरे बच्चे को ये वाली आदतें पड़ती जाएंगी। अगर हम शराब की और ऐसी किस्म की पार्टियां अपने घरों में सेरेमनीज़ में प्रैक्टिस करेंगे, अरेंज करेंगे, तो हो सकता है कोई शराबिया किसी की पत्नी को छेड़ भी दे, झगड़ा हो सकता है, क्योंकि वो नशे में है। हम ओपनली बांट रहे हैं। मैंने यहां तक देखा है कि जिस लड़के की शादी थी उसने ही वहां पर शराब पीनी शुरू कर दी और उसने वहां पर किसी लड़की को छेड़ दिया। जहां पर उसकी शादी होनी थी वहां पर पत्नी के साथ तो अभी फेरे भी नहीं हुए, लेकिन बारात आने पर वो नशे में था, जैसे तैसे करके वो घोड़ी से उतरा और उसने एक लड़की को छेड़ दिया और लोगों ने उसे मारा। अल्टीमेटली ये शादी नहीं हुई। हम लोगों ने धर्म की दुनिया में बना हुए पिछले जन्म की किस्मत के लिखे हुए मत्थे भाग। इसको गुरुजी बोलते हैं ये ऐसे नहीं है, पूर्व कमाया सो आगे आया। पूर्व कमाया मतलब तू बचपन से जैसा सोचता है वैसी कंपनी करने लग जाता है, वैसी कंपनी वाला किरदार बन जाता है और फिर वैसी कंपनी में तेरा उठना बैठना बन जाता है। देखो, चंदानी जी ने अभी अनाउंस किया वीर जी देशों देशों में जाते हैं। मैं पिछले 35 साल से अमेरिका में रहता हूँ। बहुत लोग मुझे जानते हैं टीवी प्रोग्राम के लिए, पर बहुत के जानने पर भी मेरे को बहुत सारे शादी के कार्ड, पार्टीज़ के कार्ड आते थे, अब कम आते हैं। पता है क्या हुआ? मैंने पता किया अगर इस पार्टी में शराब होगी, डांस होगा, मैं वहाँ जाऊँगा नहीं। पर मैंने किसी को कहा नहीं। मैंने प्रैक्टिस शुरू की, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर स्नैक्स खा के साइड पर बैठ जाएंगे। हम वहाँ पर जाएंगे, हम उनको पैसे लिफाफे में डाल के नहीं देंगे। हम वहाँ पर जाएंगे, हम गिफ्ट पैक करके उनको नहीं देंगे। मेरी पत्नी ने एग्री कर लिया। हम वह गए, उन्होंने हमको कहा आओ जी, वीर भूपेंद्र सिंह जी आया, लेकिन सारी दुनिया उनके लिए गिफ्ट लेके आई, मैं वो नहीं लाया जो सारी दुनिया लाई है। आस्ता आस्ता उन्होंने मेरे को कार्ड भेजना बंद कर दिया। अपने आप एनालिसिस हो गया कि ये फ्रेंड्स किस बात के थे, ये रिश्तेदार किस बात के थे। लोग बहुत हैरान होते हैं। अब मैं परसों अमेरिका जाऊंगा, मेरी 95,000 की टिकट आई है। मैं पिछले 1996 से 20-22 साल हो गए, हर 2 महीने के बाद आता हूँ, अपनी टिकट खर्च के आता हूँ। और मज़े की बात है कि मैं कमाइयाँ नहीं कर रहा। जो मेरे पास था मैंने सोचा अपनी टिकट खर्च के जाएंगे, जिस दिन मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे उस दिन मैं अपनी पत्नी का सोना बेच दूंगा या उस दिन मैं अपनी एक किडनी बिकवा दूंगा, तो मेरे कुएं खाली नहीं होंगे। लेट अस गो।
मैं आने लग गया, लोग मुझसे पूछते हैं हाउ यू कैन अफोर्ड, तुम कमाते भी नहीं हो, तुम अपने प्रोग्राम की फीस और पैसे भी नहीं लेते हो, तुम रॉयल्टी भी नहीं लेते, तुम कहीं से एडवर्टीजमेंट के पैसे भी नहीं लेते, टीवी टेलीकास्ट करने के लिए अपनी तरफ से 15,000 रुपये रोज तुम देते हो, कैसे अफोर्ड कैसे कर लेते हो। मैंने उनको बोला हम लोगों की ब्याह शादी पार्टी पे लिफाफे में पैसे देने नहीं जाते, मेरे बच जाते हैं। वेरी सिंपल। हम बर्थडे पार्टीज प्रोग्राम्स अमेरिका टॉप क्लास लोग करते हैं, हम सब जगह जाते हैं, लेकिन पहले 6-6 5-5 दिन या 4-4 10-10 घंटे स्टोरों में घूम घूम के हम गिफ्ट नहीं खरीदते, ना खरीद के हम उनकी पैकिंग करने का मैचिंग पेपर डब्बे के ऊपर लगा के, फिर स्कॉच टेप लगा लगा के, फिर उसके ऊपर कार्ड चिपका के, फिर उसके ऊपर लिखते हैं मम्मी इसके ऊपर क्या लिखूं, हनी बताओ ना क्या लिखें। ये अनफ्रूटफुल एक्सरसाइज से जान छूट गई। जान क्या छूट गई, लोगों ने बुलाना छोड़ दिया। जिनको ये प्रैक्टिस की आदत हो जाती है ना, वो पता क्या करते हैं, फलानों का कार्ड आया है, जरा लिस्ट निकालो ना, उन्होंने हमें क्या दिया था। अगर उन्होंने 2100 दिए थे आज से 10 साल पहले, तो 2100 की वैल्यू कोई नहीं रही। अगर हम आज 2100 देने जाएंगे तो वो कहेंगे ले इनको पता नहीं है पैसे की क्या वैल्यू है, 2100 क्या होता है। या पहले 101 या 51 चलता था। तो हम आपस में बात करेंगे, फिर पति पत्नी 5100 दे देंगे ना, चल चल तेरा दिमाग खराब है। अब हमारी लड़ाई शुरू हो गई, वो 5100 बोल रही है मैं 1100 बोल रहा हूँ, वो 1000 बोल रही है मैं 11000 बोल रहा हूँ, और ये बात चल रही है नहीं नहीं उन्होंने पहले नहीं बुलाया था, अभी पिछले महीने कुछ हुआ है। हम एक नकम्मी सी कुसंगत वाली एक्सरसाइज में पड़ गए। पढ़ने के बाद हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमारे पैसे वेस्ट हुए, और हम जब वहाँ पर खाने गए तो वहाँ पर जो कुछ खाने को मिलता है आपको मालूम है, उससे हमारा पेट भी खराब हुआ। क्या नुकसान हुआ, ये पिछले जन्म की किस्मत के भागों का काम है कि इस जन्म में, बताओ। बस ऐसे जिंदगी के हर पल, हर विंडो, हर दिन, हर हैपनिंग के ऊपर ध्यान करना है। कबीर जी कह रहे जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। ये रिजल्ट्स ऐसे निकलते हैं जितने हम तृष्णालु होते जाते हैं। अच्छा ये ऐसे होता कैसे है, दूसरा श्लोक हमने पढ़ा, वो भी मुझे अभी यहाँ स्टेज पर बैठते ही याद आया। कंध कुहाड़ा सिर कड़ा, कंधे पर कुल्हाड़ा, कंध कुहाड़ा सिर कड़ा, कंधे पर कुल्हाड़ी रख के सिर पर घड़ा रख के कौन कहाँ जाता है, वण कैसर लोहार, लोहार जाता है। फरीद जी एक सीन बना रहे हैं, कंधे पे कुल्हाड़ी रखी है, सिर पे घड़ा पानी रखा है, और वण मतलब जंगल, जंगल में कैसर राजा की तरह ए इंसान तू जाता है। चंदानी जी कैसर आपने सीजर सुना होगा, रोम का राजा। कैसर रोम का राजा जो पूरी दुनिया में बड़ा ही क्रूअल मशहूर हुआ। कैसर के साथ मालूम है क्या हुआ, कैसर जैसे ही पैदा हुआ, राजे का बेटा प्रिंस राजकुमार, पैदा होते ही उसकी मां मर गई। पैदा होते ही उसकी मां मर गई, उसकी परवरिश करने वाली उसकी मां नहीं है। जब परवरिश करने वाली मां से हम दूर हो जाते हैं तो हमको चांसेस हैं कि अकल कम आएगी, हमको चांसेस हैं कि हम क्रूअल बन जाएंगे, क्योंकि मां के पास रह के नम्रता, मिठास, प्यार, वाम्थ, निग, सेक्रीफाइस ज़्यादा समझ में आती है। कैसे हमारी माँ बर्दाश्त करती है,
और कैसे हमको और सारे परिवार को नर्चर करके हेल्प करती है। फरीद जी कहते हैं, कंध कुहाड़ा सिर खड़ा वण कैसर लोहार, तू कैसर राजे की तरह, तेरी मत मारी गई है और तेरे पास कुल्हाड़ा भी है, पानी भी है और तू जंगल में है। तेरे को जो जी करता है, जिस मर्जी लकड़ी को जहाँ पर तू मर्जी कुल्हाड़ी मार के तोड़ लेता है, पर तोड़ता किस लिए है? आप में से कोई खड़ा होके बताए, लोहार को लकड़ी क्यों चाहिए? नाम बोलो। मोहन सिंह वीर जी बोल रहे हैं, लोहार को लकड़ी चाहिए कोयला बनाने के लिए। कोयले को वो क्या करता है? कोयले को वो क्या करता है? जलाता है। जलाने से भट्टी जलती है। अब फरीद जी बोलते हैं, हो लोड़ी शो अपना, मैं तो इस दुनिया में आया हूं अपने भगवान गॉड खुदा शो प्रीतम बिलवड प्यारे को ढूंढने। बट एक कैसर राजे की तरह ए इंसान, तू जंगल में जाके तू लोड़े अंगियार, तू आग ढूंढता है, तू अंगारे ढूंढता है, मीन्स तू लकड़ी जहां से मर्जी काट लेता है। हमारे बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे आज शराब पीना सीख गए, अंगियार ढूंढ लिया अपने लिए। मालूम नहीं है इस अंगियार को हाथ लगाने से कल क्या होगा। आदत बिगड़ जाएगी, जल्दी से जल्दी लीवर कैंसर हो जाएगा, जल्दी से जल्दी लीवर खराब और जॉन्डिस हो जाएगा, पर तेरे को कोई रोकेगा नहीं। तू जंगल में से लकड़ी काट तो ली मन मर्जी की, लकड़ी काट लेना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढ लेना, मम्मी पापा से नाराज़ हो जाना, सच की बात ना करना, डांस के लिए चले जाना, पब पर चले जाना, ये सारी कुसंगत की। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तेरी ज़िंदगी में आग लगी रहेगी। हो लोड़ी शो अपना, तू लोड़े अंगियार। सो जो बच्चा सीधे रास्ते पर चलना चाहता है ना, वो सोच समझ के लकड़ी को काटेगा, वो सोच समझ के संगत करेगा, वो सोच समझ के आग जलाएगा, वो सोच समझ के अपने आप को इस दुनिया के सामने पेश करेगा। जो कुछ हम करते हैं पिछले जन्म की किस्मत के कर्मों के मत्थे लिखे भागों के कारण नहीं है। जितने गुरबाणी में से शब्द हमको मिलेंगे और जितने इंसिडेंसेस और जितनी मिस हैपनिंग्स हमारे घरों में होती हैं, हमारे रिश्तों में होती हैं, उसका कोई कारण होता है, हम ढूंढते नहीं हैं। ये बात अलग है कि मैंने सड़क पर कार चलाई, किसी ने गलत कार चलाई और उसके गलत चलाने के कारण मुझे टक्कर हो गई। ऐसे हम समाज में रहते हैं तो किसी के कारण को भी हम नोटिस में रखते हैं, उससे भी हमारा नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ऐसे लोगों से बचकर चलते हैं। तो आज हमने संगत कौन सी करो, संगत करते कैसे हैं, संगत करने के बाद रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो ये न्याव वाली बात पक्की रहेगी कि तू बीजता जहर है, मांगता खुशी हैप्पीनेस पॉजिटिव रिजल्ट्स है। बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो ये न्याव। अरे ये कौन सा तरीका है भाई, ऐसे नहीं हो सकता। दिन रात कमाएड़ो सो आयो मात है। जो दिन रात हम कमाते हैं मीन्स जो कर्म कमाते हैं, मीन्स जो फलसफे से जीते हैं, हम वैसे वाले बनते जाते हैं। वी राइट आवर ओन डेस्टिनी। चंदानी जी, कल आपके स्कूल में ये लिखा हुआ था, जिस पोस्टर को आपने मुझे दिखाया उसमें लिखा था, हम अपनी डेस्टिनी आप लिखते हैं। आई थिंक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का लिखा था। हम अपनी डेस्टिनी आप लिखते हैं, अपनी किस्मत हम आप लिखते हैं, हमारी किस्मत कोई नहीं लिखता है। करणी कागद मन मसवाणी, बुरा
भला दोए लेख पे, दोनों लेखे हम लिखते हैं, चंगा या बुरा, कैसा बनना है ये हम लिखते हैं। बुरा बनने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही चंगा बनने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। ये पिछले जन्म की किस्मत के भागों के कारण नहीं है, ये भगवान जी ने मेरे को चंगा या मंदा नहीं बना दिया है। मैंने बचपन से अगर सोचा तो मैं बुरा बना। हो लोड़ी शो अपना तू लोड़े अंग्यार, अगर मैंने अंग्यार ढूंढे हैं तो मैं अंग्यार वाला बनूंगा। ये बात समझ में आती जा रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेरे को ना बहुत सारे लोग, चंदानी जी हमारा ना एक प्रोग्राम और भी है, हम वर्ल्ड वाइड काउंसलिंग करते हैं। पति पत्नी का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, माँ बेटे का झगड़ा, दो भाइयों का झगड़ा, बहन भाइयों का झगड़ा, विधवा माँ हो गई है उसको दोनों भाई बहन और जीजे के साथ लड़ने के लिए केस प्रॉपर्टी का, माँ को घसीट रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसे जितने भी केसेस होते हैं हम उनसे बात करते हैं कि अपनी माँ को क्यों तुम कोर्ट में घसीट रहे हो। जिनको समझ में आ जाती है वो इस झगड़े से आउट हो जाते हैं। तो हम काउंसलिंग्स भी करते हैं, लेकिन काउंसलिंग्स के अलावा हम मैट्रिमोनियल भी करते हैं। हम वर्ल्ड वाइड कंपैटिबल मैच को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लोग बोलते हैं मेरे बेटे का रिश्ता करा दो, पर वैसे वो गुस्से वाला बहुत है। अब हम कैसे जानते हुए जी किसी के गुस्से वाले बेटे को किसी की लड़की दिलवा दें? जिनकी लड़की की उससे शादी करेंगे वो तो सारी उम्र हमें गालियाँ निकाल लेंगे कि भूपिंदर सिंह ने रिश्ता करा दिया। हम ऐसे नहीं करते हैं। हम पता है क्या करते हैं, हम उसका कंपैटिबिलिटी का उससे पूछते हैं क्राइटेरिया तुम्हारा क्या है। ए लड़की अच्छी हो, शरीफ हो, घर का काम करती हो, ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। तो हम ऐसे वाली लड़की उनको ढूंढ देते हैं। ढूंढने के बाद बोलते हैं हम जिम्मेवार नहीं हैं। अब तुम पता क्या करो, उनके साथ उठो बैठो, मिलो जुलो और ढूंढो, पता करो मुंडा गुस्सा करता है कि नहीं, मुंडा शराब पीता है कि नहीं, उसके मम्मी पापा गालियाँ निकालते हैं कि नहीं, उनकी 3 जनरेशन चेक करो। तुमको सब कुछ ठीक लगे तो हम रिश्ता आगे बढ़ा देंगे। यहाँ के बाद आगे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम वो वाले विचोले नहीं बनते, ओ बड़े अच्छे हैं, बड़े चंगे हैं, बड़े चंगे हैं, शादी करा दो। शादी कराने के बाद वो गालियाँ निकालता है और हम बोल रहे हैं ये तो पिछले जन्म की किस्मत के मत्थे लिखे भागों के कारण है। नहीं, हम ऐसे नहीं करते हैं। हम लिविंग ट्रेजर जीवन जांच का खजाना प्रोग्राम के थ्रू नया समाज बना रहे हैं इस प्लेनेट पे। नया समाज की सृजना कर रहे हैं चंदानी जी। लोगों को मालूम नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम लोगों की जो हजारों सालों से सोच के कारण समाज बिगड़ गया है, हम सोच को बदल रहे हैं, हम समाज को बदल रहे हैं। जो बदल जाता है वो पिछले जन्म की किस्मत के मत्थे लिखे भागों वाली सो कार्ड घिसी पिटी स्टेटमेंट को छोड़ के अपने सिर पर जिम्मेवारी लेता है। और हम बोलते हैं तुम्हारे बेटे को अगर क्रोध चढ़ता है ना तो पहले बेटे को फिक्सअप कर लो, किसी की बेटी की ज़िंदगी खराब मत करना। तो चंदानी जी आपको मैं बार बार मुखातिब इसलिए कर रहा हूँ कि आपने कल स्कूल में प्रोग्राम किया, मैं बहुत खुश हुआ। मुझे पता लगा, मैंने तो सिर्फ बोला था कि आप प्रिंसिपल हैं, मुझे पता लगा आप डायरेक्टर भी हैं। मुझे पता लगा आप कितनी कीमती काम कर रहे हैं। आप उम्र के छोटे हैं लेकिन आपने काफ़ी सारे अच्छे अदारों में काम करा। गॉड ब्लेस यू, आपको और भी ताकत दे। तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपकी तरफ मुखातिब करके इन सब से शेयर करना चाहता हूँ। हमारे प्रोग्राम के बाद लोग बोलते हैं टीवी पर देखा और मेरे पिताजी ने शराब छोड़ दी। कोई बोलता है मेरी माँ ने गालियाँ निकालनी, पिताजी ने गाली निकालनी छोड़ दी। कोई बोलता है हम पति पत्नी का झगड़ा था अब ठीक हो गया। कोई बोलता है सास बहू का झगड़ा था अब ठीक हो गया। तो हमने आपस में जो लोगों की रिलेशनशिप में चेंज आई, उसमें जो योगदान दिया, वो योगदान कैसे पहुंचा, घर घर में कैसे पहुंचा? ऊंचा बोलो जी, घर घर में कैसे पहुंचा? टीवी के माध्यम से। हमारा प्रोग्राम टीवी पर नहीं आता था। जितने चैनल्स, कम से कम 16-17 चैनल वालों के पास हम गए
और उनको मैंने रिक्वेस्ट की हमारा प्रोग्राम दीजिए। बोले तुम मशहूर नहीं हो, तुम्हारा प्रोग्राम कोई देखेगा नहीं। तो मैंने उनको बोला मैं मशहूर नहीं हूँ तो प्रोग्राम तो टीवी पे चलाओ ना। बोले नहीं, हम तुम्हारा प्रोग्राम नहीं चला सकते क्योंकि उसकी एडवर्टीज़मेंट नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला इसके लिए कितने पैसे चाहिए? पैसे क्यों चाहिए, मेरा प्रोग्राम फ्री नहीं चला सकते? मैं तो अमेरिका से अपने पैसे खर्च के आता हूँ, मैं कोई चार्ज नहीं लेता, मैं संत जी बाबा जी नहीं हूँ, मैं मत्था नहीं टिकवाता, हमारी कोई गोलक नहीं है, हम लोगों से पैसे नहीं लेते हैं, हम फ्री करते हैं। तो क्या अगर मैं कपड़े उतार के डांस करूँ तो फिर तो तुम मेरा प्रोग्राम फ्री में चला दोगे? अल्टीमेटली उन्होंने हमारा प्रोग्राम नहीं चलाया। सो हमारे ग्रुप के कुछ लोगों ने जाके बोला अच्छा कितने पैसे चाहिए? तो हम लोग पिछले 6-7 साल से चंदानी जी हर रोज़ के 28 मिनट के 30 मिनट का प्रोग्राम होता है एक स्लॉट, उसमें से 2 मिनट वो अपनी एडवर्टीजमेंट देते हैं। 28 मिनट के हमारा टाइम तय हुआ और प्राइम टाइम के लिए 10,000 रुपये हमने रोज़ देना शुरू किया। पिछले 7 या 8 साल, हो सकता है 9 साल हो गए हों, हमने 10,000 रुपया रोज़ का देना शुरू किया। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके 47,000 रुपये हमारा खर्चा आता है। और ये जो लड़का रिकॉर्ड कर रहा है ये MBA पढ़ा हुआ है, ये अपना काम करता है, ये चार्ज नहीं लेता। इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के बाद इसके 28 मिनट के कट लगाने के लिए हमारे जो खर्चे आते हैं और इस मोड को टीवी पे चलाने वाले जितने मोड्स हैं, जो तरीके हैं, वो सारा सिस्टम तैयार करने के लिए हमारे को 47,000 रुपये खर्च पड़ता है 28 मिनट का। अगर ये प्रोग्राम 1 घंटे का है तो इसके 2 एपिसोड बनेंगे तो हमारा 47 दूना जितना बना उतने हज़ार खर्चा हो गया। अब टीवी चैनल वाला बोलता है कि तुम 10,000 दो, हमने 10,000 देने शुरू किए। हमारे कारण टीवी की TRP बढ़ गई, लोगों ने ज़्यादा देखा और ज़्यादा देखने के बाद उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने इधर से एडवर्टीजमेंट खरीद ली और हमारा प्राइस बढ़ा दिया, तुम आगे से 12,000 दोगे। लेकिन अगर हमारा प्रोग्राम लोग देख के उनके घर में जीवन बदल रहा है, शराब छूट रही है, मम्मी पापा का रिश्ता ठीक हो रहा है, सास बहू का रिश्ता ठीक हो रहा है और लोग अपने एंगर के ऊपर छूटने के बाद, अपने बैड बिहेवियर से छूटने के बाद अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आस्ता आस्ता उन्होंने पता है क्या करना शुरू कर दिया, जी आज तो रिजल्ट निकलेंगे, कौन से, इलेक्शन के, इसलिए तुम्हारा प्रोग्राम नहीं देंगे। इलेक्शन का रिजल्ट देखने से किसी की शराब नहीं छूटती है, इलेक्शन का रिजल्ट देखने से पति पत्नी की बनती नहीं है। लेकिन उन्होंने इलेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट्स के चक्कर में हमारा प्रोग्राम नहीं दिया और हमसे चार्जेस भी ले लिए और आस्ता आस्ता 12,000 का 15,000 कर दिया। अब हम 15,000 देते कैसे हैं यार, 2,000 तू निकाल, अच्छा 1,000 तू निकाल। ये जो मम्मी जी पीछे बैठे हैं वो लोगों से गली मोहल्ले में 100 रुपया, 50 रुपये इकट्ठे करती है। तुम इसी सत्संग में आए हो, यहाँ पर कीर्तन करने आए हो, टीवी पे प्रोग्राम देंगे, 50 रुपये या 100 रुपये दे दो। ऐसे इकट्ठे करके हमने 7 साल, 8 साल, 9 साल चलाए। आज 6 महीने होने वाले हैं, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए क्योंकि हमने डिस्पेंसरी में भी गरीबों को दवाई देनी है, क्योंकि हमने गरीबों को मोहल्ले से लगा के झुग्गी झोंपड़ी से ला के पढ़ाना भी है, हमारे और भी खर्चे हैं। टीवी प्रोग्राम बंद हो गया। आज की डेट में हमारा टीवी चैनल पे प्रोग्राम नहीं आता। क्रोध सेमिनार को देखने के बाद जो लोग सिख नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदी में बोला था, वो बोल रहे हैं हमारा क्रोध छूट गया। 2 सेमिनार हमने किए, लक्ष्मी फिल्म स्टूडियो T सीरीज़ में और एक और क्रोध सेमिनार। आज सुबह मेरे वीर रणजीत सिंह जी मुझे दिखा रहे थे, मैं हैरान हुआ। 1998 का वो सेमिनार है सर। लोगों के घर की रिलेशनशिप बदल रही है, पर टीवी पे शो कौन से चल रहे हैं? साडे नाल रोगे ते ऐश करोगे, जिगर से बीड़ी जलाई ले, है ना, मैं अनारकली चली सलीम की गली, ये वाले प्रोग्राम चल रहे हैं। और लोग बाग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सोना चढ़ा रहे हैं, लोग बाग किसी संत बाबे को थैलियां भर भर के दे रहे हैं, पर टीवी टेलीकास्ट के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। मुझे मत दो, मैं तो मांग ही नहीं रहा, मुझे कोई मिनिस्टर नहीं बनना, मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, मुझे इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं उससे तुम्हारे जीवन में बदलाहट आती है। नाउ यू मेक द एफर्ट्स हाउ दिस प्रोग्राम कैन गो टू एवरी हाउस। इसके लिए कुछ भी कर लो। आप लोग अपने बर्थडे के घर में बच्चे के 3 पर्सन है, 3 बंदों का
15 या 45,000 बर्थडे मत मनाओ, टीवी चैनल वालों को भेज दो। भूपिंदर सिंह के 365 दिन के प्रोग्राम में से 3 दिन का हमने कंट्रीब्यूट किया। आपके 3 दिन और 365 दिन के वर्सेस कितने लाखों करोड़ों लोग इसको देखेंगे, पर हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास मत्था टिका के संतों बाबों की तरह लाखों करोड़ों नहीं है। हमारा कोई डेरा नहीं है। हमने कुछ भी चलाने के लिए तुमसे पैसे मांगने नहीं हैं। टीवी चैनल को बोल दो इनका प्रोग्राम फ्री चला दो, फ्री चलवा दो। अगर टीवी चैनल बोलता नहीं इतने पैसे दो, उनको सीधे पैसे भेज दो, हमारा प्रोग्राम तैयार है, हम इसके चार्ज नहीं लेंगे। हम तो बोल रहे हैं, हमारे चार्जेस लग रहे हैं, मेरे श्वास लग रहे हैं, मेरा गला लग रहा है, मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं लौंग खा खा के लेक्चर कर रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा मत बोलो, मैं तो अपने चार्जेस पे कर रहा हूँ। मेरी माँ वहाँ पर आईसीयू में अमेरिका बीमार पड़ी है। मैं 8 जनवरी को आया था, और जब मैं 8 जनवरी को आया, मैं 9 जनवरी को दिल्ली उतरा। 10 जनवरी को मुझे कॉल आई, मदर की हार्ट अटैक हुआ है, शी इज़ इन आईसीयू। मैंने 11 जनवरी को सुबह ब्रदर को बोला, जब नर्स बाहर जाएगी मेरी बीजी से बात करा देना। उसने उनका मास्क उतार के बीजी से बात कराई। मैंने बोला, बीजी मैं वापस आ जाऊँ? शी सेड, नहीं, जो इंसानियत के भले के काम के लिए गया है तू उसको कर, मेरी परवाह नहीं कर। डोंट वरी, अगर तू अपना काम छोड़ के आ जाएगा मुझे माइंड होगा, बुरा लगेगा। पर ऐसे प्रोग्राम टीवी पर टेलीकास्ट होने से बंद हो गए। सोना, संगमरमर, नगर कीर्तन, जुलूस और लंगर लगाने से कुछ नहीं बनेगा। हमारे घर चेंज नहीं होएंगे, हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? मन पंखी पे उड़ उड़ दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर ये अच्छी बातें हम टीवी पर टेलीकास्ट कर करके डिस्कस नहीं करेंगे कि हम सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, हम नशा छुड़ाने की बात कर रहे हैं, हम तुम्हारा घर बसाने की बात कर रहे हैं, हम पति पत्नी की बन है उसकी बात कर रहे हैं, सास बहू की बन है उसकी बात कर रहे हैं। लोग ब्याह शादी पे लाखों करोड़ों खर्च देते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने के लिए एक पैसा नहीं निकालते हैं। हम कितने हिपोक्रेट हो गए हैं। मैं मांगने नहीं आया, ये प्रोग्राम इसलिए नहीं रखा गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, अगर आपको हमारी तरह दर्द है और आप सोचते हैं कि दुनिया का भला हो सकता है, जस्ट थिंक हाउ टू मेक इट पॉसिबल टू टेलीकास्ट द प्रोग्राम। सो हमने यहाँ पर कुल्हाड़ी रखी हुई है और चारों तरफ आग लग रही है, उस लगाने में हम सहाय हो रहे हैं। कैसर राजा बन गए हैं, क्रूअल हो गए हैं, क्योंकि हमारी मत रूपी माँ मर गई है और हम इस दुनिया में जी तो रहे हैं, आंखें बंद करके धर्मी बने हुए हैं, हिपोक्रेट बन गए हैं। इतना प्रोग्राम करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो यहाँ पर स्टेज पर आएंगे। मेरा नाम हरभजन सिंह है। अच्छा जी। हाँ जी, मैं ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਸਾਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮਹਿਸਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਿਸਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਨਹੀਂ, 110% ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਵਾਹ। ਉਹ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਰ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਘੋਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਲਗਭਗ
ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੋਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਜੀਵਤ ਜਾਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਓ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਢੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿ ਜੋ तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। सिर क्या है? सिर मतलब है मत, मत मतलब है मेरे मन की मत, मन की मतलब का मतलब है माई थॉट प्रोसेस, माई थॉट प्रोसेस का मतलब है माई नैगेटिव थॉट प्रोसेस, माई मेलाइन डिसीटफुल थॉट प्रोसेस। अपने मेलाइन डिसीटफुल थॉट प्रोसेस ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। मन की मत त्यागो हर जन, हुक्म बूझ सुख पाइए रे। सो ए गुरु बनाण ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਦ ਸੌਂਪਣ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ 1699 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਸੀ? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ਉਹ ਇਹੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਥ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, 5 ਰਹਿਤਾਂ, 4 ਕੁਰੈਤਾਂ, 10ਵੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰਤ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਹੀ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ
ਅਸੀਂ ਪਲੈਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇਮ ਨੇ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾ, ਹੂੰ ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਤਿਸ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹੀਓ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹ- ਕੋਈ- ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ- ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਲਾਹ ਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ, ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9 ਸਾਨੂੰ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਔਰ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, 10ਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ 10 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਮਤ। ਯੈਸ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕਦਮ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ, ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇ, Very ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਿਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਖੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜੋ ਉਹ, ਜੇ ਅਗਰ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਟੀਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਚਾ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਟੀਸੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਈ ਐਮ ਆਨਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। इस पार न देखूं मैं, ना ही देखूं उस पार, मैं तो देखूं सिर्फ आप सभी को हर पल बारंबार। होए होए, वाहेगुरु वाणी सेमिनार में ज्ञानदेव शर्मा का प्रेम भरा नमस्कार, मुस्कान का स्नेह भरा नमस्कार। नमस्कार। बहुत खुश हूँ, वाहेगुरु दी मेहर है, बड़े विद्वान के साथ में बैठा हूँ। दिल मेरे बस में नहीं है, संगीत के साथ सागर से
आपका तवज्जो चाहूंगा। हाय हाय वाह। संगीत के साथ सागर से, शब्दों की उठती लहरों से, प्यार के मीठे बोलों से, मचलते दिल दीवाने से हाय हाय। करूं मैं आप सबका सुस्वागतम सुस्वागतम। सुबह आपका आगमन सुस्वागतम। मेरे प्यारे श्रोताओं, मैंने सुबह ही इनकी कुछ किताबें टटोली। मैं बोलूं वाहेगुरु ने की किता है, इतना बड़ा विद्वान साढ़े शहर में। भाई साहब, अब मैं इसको पहली बार देख रहा हूं और 1 मिनट मैंने इनके साथ बिताया है, लेकिन मैं बहुत कुछ इन विद्वान और समाज सेवक के बारे में जान चुका हूं। पहली बात ये, इन जनाब ने एमए किया है, इन जनाब ने एमकॉम किया। वाहेगुरु दी मेहर तो देखो, ये गद भी लिखते हैं, पद भी लिखते हैं, स्वर में गाते भी हैं, समाज सेवा भी करते हैं। मेरे शब्दों में अतिशयोक्ति नहीं है, मैं इनसे बहुत ही प्रभावित हुए जा रहा हूं। अब न जाने ये क्या क्या करते होंगे। मैंने इनके चेहरे के, सुबह दरबार में मैंने इनको देखा, इनके चेहरे के हाव भाव देखे, इनकी मधुर आंख मूंद कर मैंने वाणी सुनी, सरस्वती इनके कंठ में। और मैं आज बहुत खुश हूं ऐसे विद्वान के साथ बैठा हूं। शुक्रिया ज्ञान मैं शर्मा अपना जी। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे भाई बहन बहुत सारे उत्सुक होंगे मेरी तरह इनसे प्रश्न करने के लिए। तो अपने सवाल पर मैं आता हूँ। वाह ज्ञान शर्मा जी वाह, आपको पेश करने का बड़ा ढंग है। धन्यवाद है, वाहेगुरु दी मेहर है और आपकी आभा है जो दो मुझ पर प्रभाव कर रही है। मेरे प्रश्न को आप गौर से देखिए, और कोई भी, मैं खुद समाज सेवक हूँ, वाह। मैं हिंसा और क्रोध से बिल्कुल खिलाफ हूँ। वो अभागे हैं जो क्रोध करते हैं, हाय हाय। और वो सद्भागी हैं जो मुस्कान होकर जीते हैं। वाह। तो मेरा सवाल ये है, उसमें आपका तवज्जो अवश्य चाहूँगा। प्यार है वहाँ पैसा नहीं, वाह। प्यार है वहाँ पैसा नहीं, पैसा है वहाँ प्यार नहीं। वाह। इसमें आपकी क्या राय है? हाय हाय। उसके बाद आप दूसरा सवाल होगा, सवाल नहीं है, सवाल अब शुरू होगा। हाँ, आप बताइए, जहाँ प्यार है वहाँ पैसा नहीं, जहाँ पैसा है वहाँ प्यार नहीं। आप सहमत हैं मेरे साथ? बिल्कुल पूरे हाँ। तरह। इसी तरह हिंसा है वहाँ अहिंसा नहीं, हिंसा है वहाँ अहिंसा नहीं, अहिंसा है वहाँ हिंसा नहीं। हाँ। आप मुझसे जुड़े हुए हैं? हाँ जी। अब उसी तरह यहां से मेरा प्रश्न, सवाल आपसे शुरू होता है। शस्त्र है वहां शास्त्र नहीं, शस्त्र है वहां शास्त्र नहीं, और शास्त्र है वहां शस्त्र नहीं। अब आप बताइए। जो हमने गुरबाणी पढ़ के और 10 गुरु साहिबान से सीखा, तो हमको ये सिखाया गया शस्त्र और शास्त्र दोनों इकट्ठे रखने हैं। इसको बोलते हैं भक्ति और शक्ति, इसको बोलते हैं सेंट सोल्जियर, इसको बोलते हैं संत सिपाही। पर शर्त पता है क्या रहेगी? शास्त्र पहले, शर्त रहेगी संत पहले, शर्त ये रहेगी आइडियल्स, निर्मल कर्म, मोरालिटी पहले। उसके बाद अपने चंगे गुणों की प्रोटेक्शन के लिए और अपनी प्रजा की प्रोटेक्शन के लिए अपने शस्त्र को भी रखना है। राइट? जैसे मान लिया भारत है, भारत किसी और कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करता, लेकिन अगर भारत के ऊपर कोई अटैक करे तो भारत ने अपनी फौज रखी हुई है। सुरक्षा तो अनिवार्य है। सुरक्षा अनिवार्य है, सुरक्षा को शस्त्र बोलते हैं। लेकिन हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति क्या है? नम्रता,
हलीमी, हम्बलनेस, मिठास, माता पिता का, गुरुदेव का, बड़ों का सत्कार करना, तेरी माँ मेरी माँ है, मेरी माँ तेरी माँ है, ऐसे अपने गरीब भाइयों का हाथ पकड़ना, जात पात ना करना, ऊंच नीच ना करना, ये हमारा पता क्या है? शास्त्र। ये हमारा क्या है? निर्मल कर्म। ये हमारा क्या है? डिवाइन नॉलेज। ये डिवाइन इंटेलेक्ट है। इसके साथ अपने आप को बचाने के लिए, ताकि किसी टाइम पर जैसे जुल्म करने वाले मुगल्स आते थे, तो हमने अपने शस्त्रों से अपनी बहू बेटियों को उनसे छुड़ाया। राइट? बघेल सिंह से लेके, बाबा दीप सिंह से लेके, और बंदा बहादुर से लेके, भाई मनी सिंह से लेके, हरि सिंह नलुआ से लेके, ये सारों ने काबुल कंधार तक जो अपनी भारत की बहू बेटियों को बचाया, वो शस्त्र से बचाया। पर पास में शास्त्र था, इसलिए उसको अपनी माँ और बेटी समझ के उसके घर पहुंचा के आए, उसकी इज्जत को नहीं छेड़ा। वरना जब दो आर्मी लड़ती हैं, तो जब एक जीत जाता है तो वो उस हारने वाली जो टीम है उनकी पत्नियों से बुरा व्यवहार करते हैं ना। वहाँ शास्त्र भूल जाते हैं, वहाँ मोरालिटी भूल जाते हैं। तो मोरालिटी पहले है। अब इस मोरालिटी से दूसरों के भले के लिए जीना और अपने सिर को तली पे रख के चले जाना। मैंने बहुत बारीकी से सुना, आपने एक एक पहलू बहुत ही बढ़िया ढंग से रखा है। Thank you. लेकिन इसके साथ समय के साथ सब परिवर्तन होता जा रहा है, समय अपना प्रभाव छोड़ रही है। जब मैंने ये सवाल लिखा था, मेरे दिमाग में यही था, आप ये बात अनिवार्य रूप से मेरे सामने रखेंगे कि मुगलों के समय या आज का आतंकवाद का समय ले लो, हाँ, तो वो सब मशीन गन से या वो सब हमला हमारे ऊपर करते हैं, या पहले जो होता था, ठीक है ना। लेकिन आज का दौर तो बहुत बदल चुका है। अब माफ़ करना, आज अपन कृपाल रखते हैं, शमशीर या तलवार रखते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, अन्यथा कहीं किसी ने उसका कोई इस्तेमाल किया हो। बुरे ढंग से, हाँ, गलत बुरे ढंग से, हाँ, हाँ, गलत वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं हाँ, किया। वैसे तो इसका नाम है कृपान, कृपा आन, दूसरों के भले के लिए। हाँ, भले के लिए। वैसे तो कहते हैं ना भाई, एक चाकू से आप जान भी ले सकते हैं, और डॉक्टर वही छुरी चाकू वाह। से जान बचाता भी है। क्या इसमें ज्ञान कोई शर्मा जी, शंका वाह। नहीं, वाह। उसमें कोई शंका नहीं है। वाह। तो मैं ये कहता हूँ कि जब जिस चीज़ का, अब जैसे शास्त्र, और हाँ एक बात मैं अनिवार्य रूप से कहना चाहूँगा, मेरे दिमाग में से निकल गई थी, अपना वो धर्म है जहाँ साहित्य की इतनी पूजा, इतनी इबादत, और इतना सिर पे उठाकर हर आदमी जो वाहेगुरु को सिर पे रखता है, अपने आप को धन्य समझता है, इतनी साहित्य की पूजा किसी देश में नहीं होती होगी, ये मेरा दावा है। Yes. और यदि किसी के पास हो तो मुझे अभी साबित करके दिखाएं। तो साहित्य की इतनी पूजा करना और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रंथ अपने आप में एक बहुत बड़ा वाहेगुरु है, चाहे किसी भी भाषा को हो। सही जो हमें ज्ञान मिलता है, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। वाह। आपने सुबह बहुत अच्छे मुद्दे पर अच्छा अपने विचार रखे थे कि आप है ना अपने आप महसूस करो और फिर देखो। बच्चा को रोकेंगे कि आग में हाथ मत डाल, वो नहीं मानेगा, लेकिन जब वो हाथ डालेगा तो वो कभी जिंदगी भर हाथ नहीं बढ़ाएगा। ये आपने बहुत अच्छी मिसाल और उदाहरण दिया था। ठीक वैसे ही ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहूँगा, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। लेकिन साहित्य की पूजा हमारे भारत में बहुत अच्छी हो रही है, और मैं है ना जब से गुरु ग्रंथ से जुड़ा हूँ, मैं तो इस बात को बहुत धन्य समझता हूँ कि सिर पर साहित्य रखकर जो सबको पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों तक सबको ज्ञान देते हैं। और वही सीधी आभा सिर पे, यदि अपन बर्फ रखेंगे तो ठंडा लगेगा, ठीक है ना, और अंगारे रखेंगे तो गर्म रखेगा, और वाहेगुरु रखेंगे तो क्या होगा, सारा हमारे बदन में, हमारे दिमाग जो अनिवार्य हिस्सा है हमारे शरीर का, वो पूरा शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए इन सब के लिए यही कहूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि समय परिवर्तन के साथ हथियार का अब वो दौर आ गया है
हथियार की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्र रखो, उसमें सब कुछ आएगा, क्योंकि दिमाग हमारा शास्त्र पर ही काम करता है। मेरी ये सोच बूझ है, फिर हो सकता है मैं गलत भी हूँ, सबकी विचारधाराएं अपनी अपनी हैं। हाँ, अब आप देखिए, बाजार में हमारी बहन बहू बेटी जाती है, वो शरीफ है, फ़र्ज़ करो शरीफ है, फ़र्ज़ करो वो आधी रात को भी बाहर नहीं निकली, फ़र्ज़ करो उसने अश्लील कपड़े भी नहीं पहने हुए, लेकिन कुछ बदमाश लोगों का दिमाग खराब हुआ, उन्होंने उसको पकड़ा। अगर उसने कृपान पहनी हुई है तो वो कृपान पहन के उनके साथ लड़ सकती है ना, अपनी इज्जत बचा सकती है ना। ये तो- ट्रायल है ना। हाँ, बचे ट्राई ना किया बचे, जा लेकिन सकता है। कोशिश कर सकती है। कोशिश तो कर सकती बिल्कुल है, कर सकती जे है। जीवे पतलत थी जैसा हराम जेता के खाए, वो कम से कम ट्राई तो कर सकती है। बजाय इसके के पास उसके पास कुछ भी ना और वो उसकी इज्जत लूट लें, इससे पहले वो कम से कम लड़ेगी, लड़ के मरेगी, फिर उसके बाद देखा जाएगा। इसलिए वो शस्त्र रखती है अपने साथ। सरदारनी जो है ना, मुझे याद है मेरे कॉलेज के दिनों में, मैंने तो अमृत छक्का हुआ था, मैंने कृपान पहनी हुई थी और मुझे मिन्नी कहते थे। एक लड़का आके मेरे पास डरता डरता भागता आया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है यार मैंने एक लड़की को छेड़ दिया, बाद में ध्यान किया यार उसने कृपान पहनी हुई थी, मेरे को डर लग रहा है यार कहीं वो मेरे पीछे ना आ जाए। ठीक है, लेकिन आपके सही विचार है। वी शुड थिंक पॉजिटिवली, लिव पॉजिटिवली। यस, दिस इज ओनली फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। हाँ जी। और बस आखिर में यही कहूँगा, आप सबने मुझे मौका दिया ऐसे विद्वान के साथ बैठने के लिए। Thank you. तो सबके लिए एक अरदास करना चाहूँगा। मेरी अरदास मेरी कलम से निकली हुई, वो ये है, आप साध रहो, आबाद रहो, दुख दर्दों से आजाद रहो, छू न पाए कभी गम की हवा, हाय हाय, आप खुशियों के सरताज रहो, आप खुशियों के सरताज। थैंक यू ज्ञान शर्मा धन्यवाद। जी, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, वाहेगुरु। थैंक यू, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आपका, हिंदी में ही बोलूँगा, वाह, सबसे पहले आपका थैंक्स अलॉट है, थैंक्स है, क्योंकि सेमिनार मैंने बहुत देखे और ये एक ऐसा सेमिनार है जिसमें हर एक को बोलने का फोकस, हक दिया गया है। सेमिनार में बोलने का हक दिया गया। हक दिया गया। अपना नाम बोलो। दर्शन सिंह खालसा। दर्शन सिंह जी, हाँ जी, खालसा जी बोलो। सवाल ये है कि जब भी हम एज अ चाइल्ड, हम जैसे बड़े होते हैं, तो हमें इवन फैमिली में भी अगर हम बहुत ज़्यादा सीधे हैं तो हमें ये बताया जाता है कि बेटा इतना ज़्यादा सीधापन कुछ ठीक नहीं है तेरे लिए। अच्छा, फिर उनको पूछो कि मैं बदमाश बन जाऊं, अच्छा, टेढ़ा हो जाऊं। कंप्लीट क्वेश्चन करूँ मैं पहले? हाँ जी। अच्छा, तो इवन गुरुद्वारा साहब में भी जथा आता है या फिर कथावाचक कहते हैं, तो एक कंक्लूजन ऐसा निकलता है कि निम्रता में रहना चाहिए। ये सब चीज़ें आज के दीवान में से भी मैंने सुना, हाँ जी, कि निम्रता में रहना चाहिए। लेकिन एक ऐसा सजेशन मेरे अंदर से आया कि इधर वन कैन फॉलो दैट वे, मतलब निम्रता वाला, हाँ, या फिर वो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक रह के, मतलब ऐसा टूल यूज़ करके वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बताओ। इवन आप भी अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी अच्छाई आप देखिए, कितने अच्छे हैं आप, गुरमत का प्रचार कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी की फ़िलॉसफ़ी लेकर आगे चल रहे हैं। आप भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं जी। सो स्ट्रगल करना तो पाप नहीं है। स्ट्रगल करना पाप नहीं है, लेकिन आप जितनी अच्छाई से चल रहे हैं, हर जगह आपको आपके जैसे लोग नहीं मिलेंगे। ऑफ तो कोर्स, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसको बोलते हैं जगत की पेड़ा चाल के साथ नहीं चलना। बस हमने पढ़ा गुरबानी में, लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाज्य कोई। जो लोग हैं ये अवगुण, गलत आदतें, गलत स्वभाव, गलत रीति रिवाज, कर्मकांड, पाखंड को प्रैक्टिस करते हैं। लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी,
गुण ना विहाज्य कोई, लोग गुण इकट्ठे नहीं करते हैं। और मुझे क्या करना चाहिए, गुण इकट्ठे करने चाहिए। उसको बोलते हैं गुणा का होवे वासला कड वास लीजय, जे गुण होवे साजना मिल सांझ करीजय, सांझ करीजय गुणा केरी छोड़ अवगुण चल लिया। गुण इकट्ठे करने चाहिए, जहाँ कहीं से भी कर लो। फॉर एग्जाम्पल आज ज्ञान शर्मा जी यहाँ पर आए, वो ये सोच कर नहीं आए, चंदानी जी ये सोच कर नहीं आए कि हम सिखों के प्रोग्राम में जा रहे हैं। वो ये सोच कर आए कि कुछ इंसानियत का प्रोग्राम हो रहा है, चलो चलते हैं, सुन के आते हैं। तो हम जहाँ जाएं वहाँ से गुण इकट्ठे करें, लेकिन लोगों की पेड़ा चाल, लोगों के अवगुण, लोगों के रीत रिवाज जालो ऐसी रीत जितमें प्यारा विसरे। नानक साहिब पलीस प्रीत जिस साहिब से इतनी पात्र है। मुझे ना वो वाले रीत रिवाज करने हैं जिनमें करने से मेरे भगवान की दरगाह में मेरी इज्जत पत बनती है। दैट्स इट। ऐसी सिंप्लिसिटी, ऐसी निम्रता, इन सब वैल्यूज़ को लेकर दुनिया कहती है कि आप दुनिया में नहीं सरवाइव कर पाएंगे। हम तो कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रगल करेंगे। हाँ, लोग बहुत मेरे को बुरा भला कहते हैं। ये यहाँ पर आपके गुजरात में तो बहुत इज्जत कर रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं, पर कई जगह जाते हैं वो बाहर आके कहते हैं इसको प्रोग्राम नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? इसने पैंट कमीज पहनी हुई है। क्यों नहीं करने देंगे? इसने दाढ़ी बांधी हुई है। क्यों नहीं कर देंगे? इसने लाल पगड़ी बांधी हुई है। वो जाके प्रबंधकों को मना करते हैं और हमारा प्रोग्राम नहीं करने देते। तो हम पता है क्या करते हैं, तो मैंने कोई ज़बरदस्ती करना है ना, सही चाय पिलाओ, तुम्हारे शहर में आए हैं, घूम के चले जाएंगे। अच्छा अब मैं घर चला जाऊं? ठीक है, फाइन, मुझे ज़बरदस्ती नहीं करना है। सो बहुत जगह हमको अपोजिशन भी मिलती है, वो नहीं सुनना चाहते तो ज़बरदस्ती या घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, पिला तो नहीं सकते। सो मैंने ठेका ही नहीं उठाया हुआ कि हमने सारे घोड़ों को पानी पिलाना है। हम तो शेयरिंग करते हैं, जिसको पसंद आ जाए वो ले लेता है, जिसको ना पसंद आए वो मेरे अवगुण निकालता है। भूपिंदर सिंह की मूंछ टेढ़ी थी, दाढ़ी बांधी हुई थी, ऐसे पहना हुआ था, बड़ी एक्टिंग कर रहा था, कभी हिंदी बोलता था, कभी इंग्लिश बोलता था, कभी चुटकुला सुनाता था। एक ने टीवी पे प्रोग्राम इसलिए बंद कराया, टाइम टीवी चढ़ती कला को कॉल की, और इसका प्रोग्राम बंद करो, ये सुबह सुबह चुटकुले सुनाता है। हमने चुटकुला जिसलिए सुनाया था वो अपने पे लगाकर समझने के लिए सुनाया था, उसको चुटकुला चुभ गया। फैमिली में भी मुझे ऐसा कहा जाता है कि, और इवन मैं अपने फ्रेंड्स में भी विचरता हूँ, तो मेरे यहाँ पे वो फ्रेंड हाजिर है मेरा। अच्छा, हाँ, वो आपको बोलता है तू शरीफ होता है? वो ऐसा कहते हैं कि गुरुद्वारा में निम्रता, हलीमी, मानवता, ये सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन बिजनेस आप अपने लेवल पे जब जाते हैं, लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे डिप्लोमेसी, ये सब चीज़ें आपकी मेन प्रायोरिटी में होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, चंदानी जी, मैं थाईलैंड में आता था अमेरिका से, और वहाँ से प्रोडक्ट लेके अमेरिका एक्सपोर्ट करता था। मुझे मालूम हुआ कि लोग, जो इंपोर्टर आता है अमेरिका से, उसको थाई लैंग्वेज में बात करनी नहीं आती, थाई लोगों के साथ। मुझे बात करनी आती थी, आई लर्नड थाई, और मुझे फैक्ट्रीज और आइटम्स के प्राइसेस का पता था। मैंने अपने इंपोर्टर से एक भी प्राइस छुपाया नहीं, मैं सीधा उसको फैक्ट्री में ले गया और बोला आप जो बोलेंगे मैं थाई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इसको बता दूंगा, और जी ये प्राइस बताएगा उस प्राइस में बोलूँगा, आपको वही प्राइस में मैं माल दे दूंगा, बताओ मुझे कमीशन कितनी दोगे। मालूम है क्या हुआ? वो जो आम लोग ऐसे मिडलमैन बनते हैं, उस मिडलमैन को 5% कमीशन देते थे। पर वो क्या करता था, वो जहाँ से कपड़ा खरीदना है कपड़े के प्राइस में कैंची मारता था, लेबर के प्राइस में कैंची मारता था। अमेरिका का कोटा खरीदने के लिए $12 एक डज़न का कोटा लगता था, ये
इंपोर्टर को बोलते थे कि तुम $14 पर डजन दो। मैंने सब कुछ इंपोर्टर को बता दिया। इंपोर्टर मुझे पता है क्या कहता है, हम आपको 45 डेज में शिपमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए हम आपको 45 डेज की 50,000 पहली बात है तनख्वाह देंगे। जब भी मेरी कोई शिपमेंट होगी 45 डेज की तुमको तनख्वाह मिलेगी। सेकंड, आमतौर पर लोग 5% लेते हैं क्योंकि आपने डायरेक्ट हमको फैक्ट्री दिखा दी, डायरेक्ट प्राइस करा दिए और जहां से फैब्रिक खरीदना उनके साथ मिलवा दिया, आपको 7% कमीशन देंगे। हेरा फेरी करने वाले को 5 मिली और उसने इनडायरेक्टली कैंची मारी। मैंने सीधा मिलवा दिया, सच बोला, मुझे उसने 7% कमीशन दी और 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मेरे को मंथली 45 डेज के अगेंस्ट देना शुरू किया। ये हमारी कमज़ोरी है। हम सोचते हैं झूठ बोलने से, मैनिपुलेशन करने से बिजनेस चलता है, सच बोलने से भी चलता है। एक लड़के का नाम था बिल्लू, उसने मेरा आपकी तरह प्रोग्राम सुना। उसके बड़े भाई की दिल्ली में टायर की दुकान थी। बिल्लू भी दुकान पे जाके बैठने लग गया। बिल्लू ने जाके नकली टायर और नकली ट्यूब नहीं बेचे। जो भी दुकानदार आता था उसको बोलता था ये असली वाले हैं, इसका दाम ये है। हमारी दुकान पर नकली टायर ट्यूब नहीं बिकते हैं। ख़ास तौर पर जब से मैं आया हूँ, मैंने नकली टायर ट्यूब अपनी दुकान से निकाल दिए हैं। इसका प्राइस आपको मार्केट से ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम यहाँ पर नहीं। आस्ता आस्ता कुछ सालों के बाद पता है हुआ, बिल्लू का भाई बिल्लू से नाराज़ हो गया। लेकिन मार्केट में लोग एक दूसरे की दुकान पर जाके पूछते थे ये टायर, ये ट्यूब असली है? तो पता बाकी के दुकानदार क्या बोलते थे, असली लेना तो बिल्लू की दुकान पे जाओ। दैट इज कॉल्ड ट्रूथ प्रिवेल्स। हमको अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर मान होना चाहिए, अणख होनी चाहिए। मैं भूखा मर जाऊंगा पर सच के साथ जीऊंगा, ज्यादा कमा के क्या हो जाएगा। अगर आप शरीफ हैं, यू आर ब्लेस्ड। अगर आप एग्रेसिव नहीं हैं और नम्रता में रहते हैं, यू आर ब्लेस्ड। दूसरों के कहने पर अपने गुण को मत छोड़ो, स्टे ऑन योर प्लेटफॉर्म, नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गुरबख्श सिंह जी और दर्शन सिंह जी। और मैंने ये कहा था कि लाइफ में मतलब दुनिया में सरवाइव करने के लिए कैसे, मैंने अभी तो बात की आपसे सरवाइव करने की, बिजनेस का प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया जो मैंने किया है। क्योंकि मैं संत जी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाबा जी नहीं हूँ, मैं पेंट कमीज वाला मॉडर्न संत जी हूँ और मैं बिजनेस करने वाला आपके सामने प्रैक्टिकल बैठा हूँ कि बिना झूठ बोले इसको मैंने प्रैक्टिस किया था। अगर मैं संत जी होता, मैंने कोई चोला पाया होता, कोई गोल से परना लपेटा होता और पजामा ना पाया होता और मैं शादी ना कराई होती, तो मैं तुमको बोलता ऐसे करने से तो पाप हो जाता है, झूठ बोलने से पाप हो जाता है, बिजनेस नहीं चलता है तो क्या हुआ, तुम लोग टैक्स की हेराफेरी करते हो, तुम लोग पापी हो। मैंने सब कुछ बोलना था, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल ये किया हुआ है कि सच बोलने से भी बिजनेस चल सकता है। हो सकता है आपकी कमाई 1 करोड़ के बदले 1 लाख हो। इट इज अप टू यू। 1 लाख से जीना सीख जाएंगे तो कंटेंटमेंट ही आएगी ना। नुकसान क्या है? दुनिया में कैसे कामयाब होते हैं? मेरे साथ एक ये काम करने वाला है, इसकी भी 50,000 तनख्वाह है, मेरी भी 50,000 तनख्वाह है। मैं कामयाब होना चाहता हूँ। मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाके बोलता हूँ वो बंदा पैड़ा है, वो आदमी गलत है, वो गंदा है, वो काम ठीक नहीं करता है, मेरा बॉस मेरे को प्रमोशन दे देगा। लोग इसको कामयाबी समझते हैं। दूसरे की निंदा करके, दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ के कामयाब हो जाना कामयाबी है? पागलपन है, मूर्खता है। जीते जी मर जाने, चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बराबर है। इस कामयाबी को कामयाबी नहीं बोलते हैं। ये पैरामीटर भगवान जी ने नहीं बनाया है, ये हम इंसानों ने बनाया, क्योंकि हम इंसान नहीं, हम शैतान हैं। यू गॉट द आंसर? थैंक यू दर्शन जी, वेलकम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी आपने कुछ बात की कि इसके पास अपने को सच बेचकर भी हम कमा सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। वो तो मैंने एग्जांपल काफ़ी देखे हैं, सुने भी है। पर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि
कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में आपको ब्राइब देनी पड़ती है, ऐसा कुछ हुआ हो और आपने अपने वो हम काम सिस्टम के विक्टिम है, उसका क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है। ओके, मतलब यू हैव टू पे द ब्राइब। No, I am not saying we have to pray. We are victim of that. तो वो करना सारा ही- सिस्टम चारों तरफ गड़बड़ हो गया ना। तो वो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई मतलब उसका कोई आप ऐसे सॉल्यूशन कह नहीं। सकते हो, मैं कह भी नहीं सकता। मैंने विक्टिम बोला, आपको आंसर समझ आ गया ओके, है ना? ठीक है, हम लोग विक्टिम हैं। बिल्कुल। काश So, हमारा समाज सुधरे। वी आर हेल्पलेस इन दैट हाँ, केस। पर इसमें भगवान का कुछ नहीं है। हाँ, वो मेन तो बात ठीक ये है। समझने वाली है, ना भगवान का है ना पिछले जन्म की किस्मत के भागों का है। ठीक है ये हमारा गलत बनाया हुआ समाज सिस्टम है जी, और हम उसके विक्टिम बने हुए हैं। ओके, ठीक है। अभी गुरबानी पे आते हैं। वो तो उसकी कन्वर्जेशन, दर्शन सिंह जी की कन्वर्जेशन सुनी थी, तो उस पर सवाल आया था। पहले आपने जीरो पे एक क्वेश्चन बना लिया। हाँ? बहुत अच्छे, इसका टाइम अब शुरू होता है जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम भगत सिंह है। भगत सिंह, वाह। ओके, सो अभी मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि कल मुखफाक आया था, वो पढ़ा था, निकट वसे देखे सब सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई, विन पै पइये भगत न होई, शब्द रते सदा सुख होई। इसमें वैसे तो सब मेरे को समझ आ रहा है, ठीक है, बट इसमें विण पे पाइए भगत न हुई, उसमें आप जैसे बता रहे हैं कि भाई वाहिगुरु जो है वो प्रेम का स्वरूप है, तो उससे डरने की क्या ज़रूरत है? डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसके तो ये इस- मीनिंग नहीं है। हाँ, तो इसका क्या पै का meaning है? मतलब पता है क्या होता है? हाँ, वो निर्मल meaning पै। से। निर्मल पै का मतलब होता है अगर मैं नियम से बाहर करूँगा, नियम है कि मेरे ये हाथ को अगर आग के ऊपर रखो तो जल जाएंगे, ये नियम है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सारी दुनिया में एक जैसा है। आग के ऊपर हाथ लगो, हाथ जल जाएगा। तो अगर मैं ये समझ गया हूँ तो मैंने नियम के अधीन जीना है, नियम से बाहर नहीं जीना। हुक्म अंदर साहब को बाहर हुक्म ना कोई, बाहर हुक्म के नियम के नहीं जीना। मेरी ये जो सोचनी है ना, इसको पै बोलते हैं, इसको डरना नहीं बोलते हैं। अगर एक बच्ची ये सोचती है कि आधी रात को मैं बाहर घूमूंगी तो मेरी इज्जत का नुकसान हो सकता है, ये उसका डर नहीं है, ये उसका निर्मल पै है। वो समझ गई है कि समाज में क्या क्या गड़बड़ होती है, मेरे को अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए। वो ये जिद नहीं कर रही, नहीं लड़के देर से आते हैं तो मैं क्यों नहीं देर से आ सकती, वो ये बात नहीं कर रही है। निर्मल पै रखना, निर्मल पै मतलब नियम के अधीन रहना। निर्मल पै रखना, मैं अपने माता पिता का भय रखता हूँ। भय मतलब डर नहीं, फियर नहीं। उनका नियम है कि घर से रात को देर बाहर नहीं रहना। उनका नियम है सुबह टाइम पे उठ जाओ। उनका नियम है बुज़ुर्गों का सत्कार करना चाहिए। उनका नियम है दूसरों के साथ बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने अपने मम्मी पापा की, अपने गुरु की बात मान ली। डर नहीं है इसमें। डर में ही होता है अगर मैं ऐसे करूँगा तो फिर ऐसे मरने के बाद मेरे को नरक में फेंक देंगे, उसको डर बोलते हैं। ओके भगत सिंह जी। मतलब जिसके पीछे कुछ कॉज नहीं हो और ऐसे ही डराया जा रहा है, मतलब कुछ उसका सिर पैर नहीं है। हाँ, वो तो नहीं डरना। निरपौजप है, सगल पौमिट है। ठीक है। और कल जैसे अपनी बात हुई थी, दूसरा क्वेश्चन है, ऊंचा बोलो। दूसरा क्वेश्चन है, कल जैसे हमारी बात हुई थी कि मुझे पता है सामने वाला बंदा, उसकी बातों से पता लग रहा है कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा, बना लेते हैं लोग आपको बेवकूफ़? नहीं, अभी तक मुझे पता लगा है कि ये बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। और उस सिचुएशन में आपको वो जैसे है कि भाई आपने कल बताया था कि जो क्षमा करता है उसके आगे भगवान होता है, उसके साथ भगवान होता है या वाहिगुरु होता है। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है? मतलब यहाँ तो वो मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, जैसे कोई एक तरीका है, आप उसको बेवकूफ़ बनाओ। टिट फॉर टैट। वो टिट फॉर टैट हो गया, उससे हमारा स्वभाव खराब हो जाएगा। जी राइट जी, तो अगर बेवकूफ़ बना रहा है, उसकी नो बॉल है, नो बॉल को खेलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वी हैव टू से नो। बस Straight तो कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत, जस्ट स्टे अलूफ। उसकी बॉल आई
और यहाँ से ऊपर उड़ के चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने हैं क्वेश्चन? हाँ जी, चलो ये लास्ट ही करता हूँ इसको। अच्छा और है थे। वाह। मतलब जैसे सुनता जा रहा हूँ वो प्रोसेस होता है और हाय प्रोसेस हाय। होके उसमें क्वेश्चन और दूसरा निकलता है। यू आर ग्रेट, वेरी तो- नाइस। ज्ञान शर्मा जी, देखो छोटे छोटे बच्चों को भी कैसे अंदर से ज्ञान की आंधी आ रही है। आय हाय हाय, वाह वाह वाह, यस। तो आपने जैसे कहा कि थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा करो। हमने अपनी बहू अपनी बेटी सामने वालों को दी अच्छा घर देखकर, इस सिचुएशन में अभी वो दाज मांग रहे हैं या कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं उसके साथ, अब वो उसमें वाहिगुरु नहीं है वो हमको पता है, पर हमको अभी एज अ गुरसिक उस सिचुएशन में, क्योंकि मेरी बहन वहाँ है ऐसे इस सिचुएशन में, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, तो उस सिचुएशन में या वो जो बहन है उसको उस सिचुएशन में क्या करना है गुरसिक्खी के अनुसार कि भाई उसके साथ ऐसा गलत हो रहा है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करे या उसका भाई क्या करे या उसके पापा क्या करे। हम अभी भी समझाते हैं ऐसा कि नहीं बेटा तेरे को अभी भी अपने उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, उनसे निम्रता से रहना है, अभी भी हम वही सिखाते हैं, अभी संस्कार वही देते हैं। नहीं तो इसके अलावा हमको चाहिए कि उसके पति को बिठाएं, हमको चाहिए हम बिरादरी बिठाएं, हमको चाहिए उसके माता पिता के साथ बैठ के अपने माता पिता को साथ बिठा के कोई बातचीत शुरू की जाए। सिर्फ वन ट्रैक नहीं ना चलेगा कि हम उस स्त्री को ही कहते जाएं और कहते जाएं और कहते जाएं, तो ऐसे वो एक दिन उसको मार ही देंगे, है ना। सो वी हैव टू टॉक। हमको ये नहीं सुनना असी कुड़ी वाले हैं डर डर के चुप चुप रहने वाली बात नहीं है। मतलब ये अब ज़माना वो नहीं है, अब राउंड टेबल डिस्कशन होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कोर्ट में धक्के खाएंगे, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। डू नॉट सप्रेस एनी मोर। मतलब ये बच्ची अकेली नहीं है, हम भी इसके साथ हैं, पर हम आपका घर बसाना चाहते हैं, लड़ाना नहीं चाहते हैं, डिवोर्स में हम बिलीव नहीं करते हैं। तो आप इसके साथ गुड बिहेवियर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ से मिस्टेकन है हमें बताओ, हम इसको समझाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ से आपका बेटा अगर मिस्टेकन है तो उसको भी समझाया जाएगा, अगर उसकी सास उसको तंग करती है तो उसको भी समझाया जाएगा, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि आपने बता भी दिया, समझा भी दिया, डिस्कस भी हो गया, समझा लिया, तब वो समझा लिया। मैं कई बार ऐसा होता है, एग्जाम्पल अच्छा, और इतने सारे आंसर आते भी नहीं है मेरे को। वो एक ही उसमें ही है। एक मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन बनाते जा रहे हैं, कहीं भी मैं छूट सकता हूँ ये कह के कि मुझे नहीं आता, लेकिन सबका आंसर नहीं है बच्चे। ओके, बड़ी सारी ऐसी सिचुएशन है। आप वो आगे वाला क्वेश्चन आप समझ गए हैं। नहीं भगत सिंह जी, जी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका नाम मेरे वीर चंदानी जी ने, कमल करम चंदानी जी ने अनाउंस किया, जीवन जांच का खजाना। हम अपने अवगुणों को दूर करने के लिए सीख रहे हैं। जी। अब आपने इतनी बड़ी हाइपोथेसिस तैयार कर दी, एक लड़की, फिर जहाँ वो शादी करती है, फिर वो तंग करते हैं, फिर समझाने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, तो ये ना ऐसे क्वेश्चन बढ़ता तो जाएगा, जी, आंसर भी करते जाएंगे, लेकिन इसका एंड कोई नहीं है। हमने सीखना है डिवाइन इंटेलेक्ट के साथ कैसे जिया जाता है। सो लड़की को डिवाइन इंटेलेक्ट आ जाएगा तो झगड़ा इतना नहीं बढ़ेगा, लड़की के साथ उसके पति को डिवाइन इंटेलेक्ट आ जाएगा तो हमने पहली तो बात अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है कि हमने डिवाइन इंटेलेक्ट वाले सास या डिवाइन इंटेलेक्ट वाले पति को ढूंढा ही नहीं, हमने गलत शादी करा दिया। अब उस गलत शादी के जितने आंकड़े हैं सारे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे सारे क्वेश्चन। जी। इसमें क्या हो रहा है कि मेरी हुई नहीं अभी तक शादी, तो और अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि इसकी ये फ्रेंड की शादी हुई और उसके बाद इसको ये सिचुएशन आई, इसका डाइवोर्स हो गया, फिर इसमें कुछ हुआ तो इसको कुछ हुआ तो इसने डाइवोर्स मार दिया है, कुछ भी जो भी है। तो ये केसेस क्या ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये चीज़ मैं पहले से ही समझ लूँ। तो फिर आप भगत सिंह का क्वेश्चन बनाओ ना, आपने एक लड़की का क्वेश्चन बना दिया, भगत सिंह का बनाओ। तो पहले मेरे को भगत वो भी सिंह तो अगर पता होना शादी चाहिए कि कराना उसको क्या चाहता है तो मोस्ट प्रोबेबली लड़की की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो फिर कि लड़की को ये प्रॉब्लम हो रहा है आप कि लड़की को तंग करोगे? नहीं,
नहीं करोगे मैं नहीं तो फिर करूँगा। लड़की के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वो चीज़ मैं मतलब सिचुएशन समझना चाहता था, प्लस समाज, क्योंकि समाज वैसा है अभी। सिचुएशन सिखा रही है आपको जिस लड़की से शादी करनी है उससे नम्रता से बात करना, ओके। उसके मायके को गाली मत निकालना, उसको पाँव की जूती मत बनाना, उसके भाई को साला मत कहना। बड़ी सिंपल सिंपल टिप्स हैं, ओके, राइट? ठीक है। तो अंत तो में- आपका डिवोर्स नहीं होगा। नहीं, मेरा तो डेफिनेटली नहीं होगा। क्या मेरे को अपने ऊपर बात है, confidence वेरी गुड। ये डरता नहीं है जी, बहुत लड़के डरते हैं शादी कराने से लड़कियों से, ये डरता नहीं है, इसको समझ में आ रही है और आई अप्रिशिएट भगत सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, मैं एक चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगा। अच्छा, बच्चा कैसे होगा? नहीं नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये वीर भूपेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। कल से मतलब 3 दिन से हम जो देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ देखी कि सिर्फ इनका स्वभाव जो है वो इनकी पूरी टीम में ओवरऑल, जैसे गुरबाणी में एक है कि चंदन के पास में जो होता है वो ओह माय चंदन हो जाता गॉड, है। ओए होए होए होए। तो इनकी सारी टीम, जैसे कुछ भी मैं सवाल कर रहा हूँ या कुछ भी बात कर रहा हूँ तो वो एकदम अटेंशन देके सुन रहे हैं और उसके बाद उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं आपने सवाल किया। क्या बात। तो मतलब आपके साथ रह के आपकी टीम पूरी वो आपके जैसी हो गई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू, मैं भी हो गया। थैंक यू, कितना बारीकी से नोट कर रहे हैं वो। थैंक यू भगत सिंह जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। My name is Manjeet Kaur and my question is कि लोग कहते हैं कि पाठ करना चाहिए। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਲੋਕ कहते हैं कि पाठ करना हाँ चाहिए। हाँ, पेरेंट्स भी कहते हैं कि पाठ करना चाहिए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਠ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। हाँ हाँ, हाँ, झूठ भी बहुत बोलते हैं किसी भी, और बच्चों को कहते हैं कि नहीं झूठ बोलना गलत गल है। आप भी गलत काम करते हैं कई बार और बच्चों को बोलते हैं नहीं गलत नहीं करो। हाँ, हाँ। तो फिर सानू वो पाठ करना चाहिए है या नहीं करना चाहिए? देखो, पाठ करने से झूठ बोलना नहीं सीखते हैं, पाठ करने से गलत काम करना नहीं सीखते हैं। पाठ ने नहीं सिखाया, ये गलत काम झूठ बोलना सब कुछ उनकी अपनी आदत है। फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? क्योंकि वो पाठ करते हैं फॉर द हैक ऑफ डूइंग पाठ। पाठ करना है समझने के लिए कि पाठ मुझे क्या कह रहा है। पाठ मुझे कह रहा है झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाठ मुझे सिखा रहा है गलत बात नहीं करनी चाहिए, पाठ मुझे सिखा रहा है दूसरों की बेटी को दाज के नाम पर तंग नहीं करना चाहिए। मैं उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा। पाठ का कसूर है कि मेरा? मेरा मेरा कसूर है। पाठ तो करना चाहिए, करने के बाद मुझे सुन के, सीख के, समझ के, अर्थ समझ के फिर उसको प्रैक्टिकल अमल में करना चाहिए। ठीक है, थैंक्स। वाहिगुरु जी की फतेह जी। मेरा नाम है मानवीर सिंह औजला। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਮਾਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੜਾਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਝਗੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ- ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਈ- ਦੇਖੋ? ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਸਟ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਿੜਾਊਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਦਾ- ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਆਏ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹੂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਿੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ। ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ है ना? तब मैनू अपनी गलती समझ आ जाएगी ना। बस अपनी गलती समझ आ जाए, चिड़ नहीं आएगी, गुस्सा भी नहीं चढ़ेगा। गलती की है? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮਾਨਵੀਰ।
मानवीर जी गलती की है, गलती समझ आई? गलती है कि मेरे नंबर इसलिए कम आया है कि मैं पढ़ा नहीं। हाँ। अगर मैं पढ़ूं तो नंबर ठीक आ जाएंगे। हाँ। तो फिर मेरे को पढ़ना चाहिए। कार्टून देख के, फिल्में देख के, सेल फोन पे गेम खेल के टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। बस चिढ़ नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, लड़ाई नहीं होएगी। ठीक है मानवीर जी? थैंक यू, थैंक यू। मैं चंदानी जी और यहाँ पर जितने सारे बैठे हैं, ये कांडला गुरुद्वारे की कमेटी और स्कूल मैनेजमेंट जहाँ से जिसको मैनेज करते हैं कमल करम चंदानी जी, और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इन सब का, कांडला गुजरात के इस गांधी धाम के सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इतने प्यार से इस प्रोग्राम को उलीका और हम आपकी सेवा में हाजिर हुए, और आपने इतनी एकाग्रता और प्यार से सुना, उसका धन्यवादी हूँ। विचार करते हुए बहुत गलतियाँ हो गई होंगी, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप सबका आभारी हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।